अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज मैं डिस्कस करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपर्स की 3 क्लासिफिकेशंस के बारे में, वैक्सीज, फास्फोलिपर्स और टेरपोनाइड्स। लिपर्स क्या है जी? लिपर्स हमारे पास हेट्रोजीनियस ग्रुप है नॉन पोलर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जो कि रिलेटेड होते हैं फैटी एसिड्स के। आमतौर पर जो लिपर्स है ना, वो पानी में हल नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ सोल्यूबल होते हैं, हल पजीर होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि हमारे पास ईथर है, अल्कोहल है और क्लोरोफॉर्म है और बेंजीन वगैरह। ठीक है, अब लिपर्स में फैट्स आ जाती हैं, ऑयल्स आ जाते हैं, वैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल और बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड कंपाउंड्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? वैक्सीज के बारे में। अगर हम लोग इसको केमिकली डिफाइन करें तो वैक्सीज क्या है जी? ये लॉन्ग चेन अल्केन्स है। ठीक है, ये क्या है? मिक्सचर है किसका? लॉन्ग चेन अल्केन्स का। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जिसकी रेंज है C25 से लेकर C35 तक। ठीक है, लॉन्ग चेन मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स और एस्टर्स का। और एस्टर्स के पास क्या है जी? एस्टर्स के पास लॉन्ग चेन क्या है? फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, ये मिक्सचर किस किस का है? अल्केन्स का, अल्कोहल का, कीटोन्स का एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एस्टर्स क्या है जी। एस्टर्स को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इस तरह से डिस्कस किया था कि ये क्या है जी? ये कंपाउंड है जो इसने प्रोड्यूस्ड होना है, जिसकी प्रोडक्शन होनी है जब अल्कोहल का रिएक्शन होना है केमिकली एसिड के साथ, और जिसके नतीजे में पानी का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज्ड होगा। तो इस केस में जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है उसको हम लोग एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन का नाम देते हैं। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, यानी कि इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो एस्टर लिंकेज या एस्टर बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन करेगा। एस्टर क्या है जी? एस्टर इज द कंपाउंड produced as a result of chemical reaction of an alcohol with an acid and a water molecule is released। ठीक है, ये था हमारे पास एस्टर। और फैटी एस्टर जो है ना, बेसिकली वो फैटी एस्टर्स को हम लोग इस तरह से कहते हैं कि इनके अंदर इवन नंबर होते हैं कार्बन एटम्स के, जो कि एक स्ट्रेट चेन में अटैच होते हैं हाइड्रोजन के साथ, और इनके पास क्या मौजूद होता है? इनके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद होता है। क्लियर ये चीज़? वैक्सीज को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये मिक्सचर है किसका? अल्केन्स का, अल्कोहल्स का, कीटोन्स का और एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब वैक्सीज की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको इस तरह से कहेंगे कि ये प्रोटेक्शन देती है। किसको प्रोटेक्शन देती है? फ्रूट्स को प्रोटेक्शन देती है और लीव्स को प्रोटेक्शन देती है। क्या? कौन? वैक्सीज। वैक्सीज आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स। वैक्सीज ने प्रोटेक्शन देनी है प्लांट्स को, कहाँ से? कि पानी को लूज ना कर सके। ठीक है, और एब्रेसिव डैमेज से भी प्रोटेक्शन देनी है लीव्स में। किससे प्रोटेक्शन देनी है? एब्रेसिव डैमेज। एब्रेसिव डैमेज बेसिकली इस तरह से हम लोग ये कहते हैं कि रगड़ की वजह से होने वाला जो नुकसान है ना, उससे वैक्सीज ने क्या करनी होती है? उसकी हिफाजत करनी है लीव्स की। वैक्सीज प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज इन लीव्स। जो थर्ड नंबर पे जो इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ने लगे हैं वो है रिलेटेड टू एनिमल्स। अब वाटर बैरियर का इसने काम करना है, ना सिर्फ इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है, बल्कि एनिमल्स जैसे कि शीप वगैरह। ठीक है, सबसे बल्कि ये क्या करती है? ये बैक्टीरिया में भी हेल्प करती है फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज शीप। अब वैक्सीज जो क्या है जी? वो सॉलिड होती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर क्या होती हैं? ये सॉलिड होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। उसकी रीज़न ये है कि ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, C25 से लेकर C35 तक। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता चला जाता है लिपर्स में।
अगर हम लोग ह्यूमन में एक एग्जांपल देखें कि वैक्सीज कहाँ पाई जाती हैं, तो वैक्सीज जो होती हैं आउटर एयर कैनाल में, क्या आउटर एयर कैनाल में ग्लैंड्स के ज़रिए जो होती है वो वैक्सीज की प्रोडक्शन होती है, ताकि ये क्या कर सके, हिफाजत कर सके कि डर्ट जो पार्टिकल्स है ना वो एयर ड्रम तक ना पहुंच सके। ठीक है, in other words, vaccine is produced by glands in the outer air canal to trap dust and dirt particles, preventing them to reach the air drums। ठीक है, वैक्सीन का देखिए कितना अहम किरदार है हमारे इंसानों में भी, कि इसने जो डर्ट वगैरह के जो पार्टिकल्स है ना कि वो कान के पर्दे तक ना पहुंच सके, इसने क्या करनी होती है, एज ए प्रोटेक्शन का काम करना होता है। ये हम लोगों ने इसकी पढ़ी थी केमिकल किस तरह से डिफाइन करता है ये सारा। और नेक्स्ट हम लोग इसकी पढ़ी थी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट बारे में पढ़ते हैं फास्फोलिपिड्स के बारे में। क्या है, फास्फोलिपिड्स के बारे में। फास्फोलिपिड्स अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका हेड है और ये इसकी क्या है, टेल। इसका हेड होता है पोलर यानी कि हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, और नॉन पोलर क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है। क्लियर ये चीज़। इसके हेड में क्या मौजूद होता है जी, इसके हेड में नाइट्रोजनियस बेस है। ठीक है, ना सिर्फ नाइट्रोजनियस बेस है, इसके अंदर फास्फेट ग्रुप भी इन्वॉल्व है। जबकि अगर हम इसके टेल की बात करें तो इसके अंदर 2 फैटी एसिड से इसकी कंपोजिशन हुई है। किसकी, फास्फोलिपिड्स में। फास्फोलिपिड्स हेड है इसका स्ट्रक्चर में, और इसके स्ट्रक्चर में टेल है। टेल किससे मिलकर बनी हुई है, 2 फैटी एसिड से। अगर हम लोग इसकी जनरल सी एग्जांपल देखें तो जो बेसिकली जो जो लिपिड्स है ना, उसमें सबसे जो हम लोग को इम्पोर्टेंट जो है ना वो कॉमन फास्फोलिपिड्स की एग्जांपल नज़र आती है, तो वो फास्फोटाइल कोलिन है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। इससे पहले कि हम लोग इसको डिस्कस करें, पहले हम लोग फास्फोरेटिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। जो फास्फोलिपिड्स है ना वो बेसिकली ड्राइव्ड हुए हैं फास्फोरेटिक एसिड से। किससे ड्राइव हुए हैं, फास्फोरेटिक एसिड से। फास्फोरेटिक एसिड अब किससे मिलके बना हुआ है, ये बेसिकली ग्लिसरॉल से मिलके बना हुआ है, फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है, और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। इसकी कंपोजिशन में, फास्फोरेटिक एसिड की कंपोजिशन में 3 चीज़ें आ जाती हैं। ग्लिसरॉल आ जाता है, ठीक है, फैटी एसिड्स आ जाते हैं, और फास्फोरिक एसिड आ जाती हैं। अब नेक्स्ट देखिए फास्फोरेटिक एसिड की कंपोजिशन में देखते हैं कि इसके जो फैटी एसिड्स हैं ना, 2 फैटी एसिड्स, उन्होंने अटैच होना है ग्लिसरॉल के पहले और दूसरे कार्बन के साथ। किसने, 2 फैटी एसिड्स हैं। जबकि जो थर्ड वाला जो कार्बन है ना ग्लिसरॉल का, उसने अटैच होना है फास्फोरिक एसिड ग्रुप के साथ। ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, फास्फोरेटिक एसिड का। अगर हम लोग इसको में कोलिन को डालें एज अ नाइट्रोजनियस बेस, कोलिन को ऐड करें एज अ नाइट्रोजनियस बेस, जो किसके साथ अटैच होगी, जो फास्फोरिक एसिड ग्रुप के साथ अटैच होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं फास्फाटाइल कोलिन। यानी कि इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजनियस बेस अटैच हुई है, कोलिन अटैच हुई है। किसके साथ अटैच हुई है, फास्फोरिक ग्रुप के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नाइट्रोजनियस बेस सिर्फ कोलिन ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनियस बेस हो सकते हैं, जैसे कि एथेनॉल अमाइन है और सेरीन है। ठीक है, अब ये फास्फोलिपिड्स जो है ना वो बेसिकली सबसे ज़्यादा स्प्रेड होते हैं बैक्टीरिया में, एनिमल और प्लांट्स के सेल में। ठीक है, और इनका बेसिक जो फंक्शंस होता है वो एसोसिएटेड टू विद मेम्ब्रेन्स, यानी कि मेम्ब्रेन से रिलेटेड ही होता है। अभी हम लोगों ने किसकी बात की थी, फास्फोलिपिड्स की। इसका फंक्शन के बारे में देखा था, रिलेटेड टू मेम्ब्रेन है, कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल के सेल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिरपेनॉइड्स की। किसकी बात करने लगे हैं, टिरपेनॉइड्स की। ये बहुत ही ज़्यादा बड़े और इम्पोर्टेंट ग्रुप है कंपाउंड्स का। उन कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिनकी कंपोजिशन हुई है सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स को के साथ, और सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स को बोलते हैं आइसोप्रीनाइड्स यूनिट्स।
क्लियर ये चीज़। अब जैसे ही आइसोप्रेनाइड्स यूनिट्स की कंडेंसेशन होनी है मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, यानी कि इन्होंने इकट्ठा होना है इन डिफरेंट वेज़ के साथ, इन्होंने डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करनी है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनानी है, जैसे कि रबर है, कैटिनाइड्स है और बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स वगैरह की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिपिड्स की अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों हम लोगों को महसूस होती है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया फास्फोलिपिड के केस में कि इन्होंने किससे कहा, इनसे रिलेटेड काम है मेम्ब्रेन से रिलेटेड। तो लिपिड्स क्या है जी, कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का क्या है, हिस्सा है। तो जब ये मेम्ब्रेन का हिस्सा है तो डेफिनेटली ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा, ठीक है, ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा बल्कि ये सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें को मेंटेन करने में भी अपना अहम किरदार अदा करेगा। क्या करेगा, अपना अहम किरदार अदा करेगा। अब सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी लिपिड कैसे हो सकते हैं। देखिए अगर कार्बोहाइड्रेट की ही भी उतनी ही मिकदार ली जाए और लिपिड्स की भी उतनी मिकदार ली जाए तो जो लिपिड्स हैं उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी है कि वो स्टोर कर सके एनर्जी को डबल, यानी कि लिपिड स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर ज़्यादा तादाद है, हाई प्रोपोर्शन है CH बॉन्ड्स की, ठीक है, और बहुत ही कम रेशो है इसमें ऑक्सीजन की, इसीलिए ये क्या है, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब ये थर्ड जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो इसने किरदार अदा करना होता है इंसुलेटिंग एजेंट्स में। किसमें, इंसुलेटिंग, इनकी हिफाजती क्या है, एजेंट के तौर पर काम करना होता है। हिफाजती एजेंट में अभी हम लोगों ने वैक्सीज के बारे में पढ़ा कि किस तरह से है फ्रूट्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, लीव्स को प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसको बचाया जा रहा है एब्रेसिव डैमेज को, किसको, लीव्स वगैरह को। तो बेसिकली क्या काम करें, एज ए इंसुलेटिंग एजेंट के तौर पर ही काम कर रहा है। फर्दर हम लोग इसको डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं कि जो जैसे कि कुछ लिपिड्स हैं उन्होंने क्या करनी होती हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करनी होती है अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट के एंड कूल्ड के। एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं जो बिल्कुल स्किन के नीचे होते हैं, उनके पास भी फैट्स ही मौजूद होती हैं। इसी वजह से हम लोग जो होते हैं ना खुद को प्रोटेक्शन फील करवा सकते हैं अगेंस्ट हीट एंड या फिर कूल्ड से, ठीक है। सम लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कूल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटरप्रूफ मटेरियल के बारे में। किसके बारे में बात करने लगे हैं, वाटरप्रूफ मटेरियल के बारे में। अब वाटर बैरियर के तौर पर काम किया था, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स को बचाया था, ना सिर्फ इंसेक्ट्स को बचाया था बल्कि बर्ड्स और एनिमल्स की भी इससे प्रोटेक्शन की थी, जब हम लोगों ने वैक्सीज में इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देखा था, ठीक है। अब अगर इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन है ना तो उसमें भी क्या मौजूद है, वैक्सीज मौजूद हैं। अगर वैक्स होगी तो देन ही इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो मेंटेन हो सकेगा। अगर हम लोग बात करें क्यूटिन की तो क्यूटिन बेसिकली क्या है, ये एक एडिशनल सी हिफाजती जो है ना वो तय है बहुत ज़्यादा पौधों के ऑर्गन्स की एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। क्यूटिन क्या है, एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है ऑन दी क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की क्यूटिकल के ऊपर ये एक हिफाजती लेयर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लांट ऑर्गन्स में। जैसा कि प्लांट ऑर्गन्स में लीव्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा ये मेन एग्जांपल जैसे कि किस तरह से ना वाटरप्रूफ मटेरियल का किरदार अदा करता है लिपिड, ठीक है। चौथा जो हम लोग आगे नेक्स्ट वाला जो इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ने लगे हैं, फिफ्थ वाली, वो है स्टेरॉइड्स के बारे में देखते हैं, कैटोनॉइड्स में, कि किस तरह से लिपिड्स जो है ना इनमें हम किरदार अदा करते हैं। लिपिड्स आर कंपोनेंट ऑफ मैनी सेक्स हार्मोन्स। जो सेक्स हार्मोन्स है ना उसमें जो है ना वो लिपिड के हैं वो एज अ कंपोनेंट है, विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल और कैटोनॉइड्स एटसेट्रा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लास्ट में इसका जो इम्पोर्टेंस देखने जाने रहे हैं वो ये है कि लिपिड्स बेसिकली कैसे एज अ सॉल्वेंट काम करता है, एज अ सॉल्वेंट काम करता है। लिपिड्स सर्व एज सॉल्वेंट फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, सेक्स हार्मोन्स और उससे रिलेटेड हार्मोन्स, यानी कि लिपिड्स ने हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होना है, उसमें ही सॉल्युबल होने हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन वगैरह। आज हम लोगों ने डिस्कस किया वैक्सीज के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हम लोगों ने ये जाना कि फास्फोलिपिड्स क्या है और बेसिकली इंपॉर्टेंस की अहमियत
क्या है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।